नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जिंदगी का दूसरा मौका है। एक ऐसी लड़की जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ एक बार खो चुकी थी। शादी के मंडप से लेकर उस आखिरी बादाम दूध के घूंट तक उसे सब याद था। लेकिन इस बार वो शिकार नहीं, शिकारी बनने जा रही है। एक ऐसा सफर जहां कॉर्पोरेट की दुनिया की साजिशें और पुनर्जन्म का रहस्य आपस में टकराते हैं। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि पुनर्जन्म, वो लड़की जिसे सब याद था, के पन्ने अब खुलने जा रहे हैं। एपिसोड 20, अध्याय 95। नासिक से आया पत्र। यह संदेश परिषद के साझा डिजिटल अकाइबों में एक ऐसे पते से प्राप्त हुआ जिसे सिस्टम ने उस मामूली घर से उत्पन्न हुआ बताया जो कभी मीरा की अपनी दादी का हुआ करता था। इसके वर्तमान मालिक, एक परिवार जो वहां 30 साल से अधिक समय से रह रहा था, उस समय के दौरान उस आम के पेड़ और उस छोटे से अनौपचारिक संग्रहालय कोने के सावधानीपूर्वक और समर्पित संरक्षक बन गए थे, जिसे वे अपने ही बैठक कक्ष में इस स्थल के वास्तविक ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करते हुए बनाए रखते थे। ये पत्र उनकी सबसे छोटी बेटी, 14 वर्षीय इरा देशमुख की ओर से आया था, जिसका संस्थापक परिवारों में से किसी से भी कोई सीधा संबंध नहीं था। वो बस एक ऐसी कम उम्र की लड़की थी जो सचमुच में उस पेड़ की छांव में बड़ी हुई थी जिसने पूरे संगठन के आध्यात्मिक इतिहास को संजोए रखा था। उसने लिखा था, मुझे नहीं पता कि इसे भेजने के लिए यह सही जगह है या नहीं, और उसका लहजा किसी ऐसे व्यक्ति की सावधान और गंभीर औपचारिकता जैसा था जो किसी ऐसी संस्था का सच्चा सम्मान तो करती थी लेकिन उसके आंतरिक कामकाज को पूरी तरह समझती नहीं थी। मैं पूरी जिंदगी मीरा रने के बारे में सुनती बड़ी हुई हूँ, क्योंकि हमारा घर वही है जिसके पास वह पेड़ है। कभी कभी यहाँ आगंतुक आते हैं और मेरे माता पिता उन्हें ये कहानी सुनाते हैं, और मैंने काव्या फर्नांडीज की किताब अब तक 2 बार पढ़ ली है, भले ही वो बहुत लंबी है और उसका कुछ हिस्सा मेरे लिए पूरी तरह समझना कठिन था। मैं ये पत्र इसलिए लिखना चाहती थी क्योंकि पिछले महीने मेरे स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे लगता है कि न्याय सहायता के बारे में मैंने जो कुछ भी सीखा है उससे जुड़ा हुआ है, भले ही यह इतिहास की किताबों की किसी भी बात से बहुत छोटा है। मेरी कक्षा में एक लड़की है, मीनाक्षी, जिसके परिवार की एक छोटी सी दर्जी की दुकान है। उसने मुझे बहुत धीरे से बताया कि एक साहूकार उसके पिता पर एक कर्ज को लेकर दबाव बना रहा है और वह डरे हुए है, और उसकी माँ कभी कभी रोती है जब उसे लगता है कि मीनाक्षी नहीं सुन सकती। मुझे नहीं पता कि क्या ये वास्तव में उस तरह की चीज है जिसे आपका संगठन संभालता है, क्योंकि यह पूरी दुनिया और लाखों लोगों के बारे में इतिहास की किताबों में दर्ज हर चीज की तुलना में बहुत छोटा लगता है। लेकिन मैं विष्णु पाटिल की कहानी के बारे में सोचती रही, और कैसे मीरा रने मुझसे भी छोटी थी जब उन्होंने पहली बार इस तरह की चीजों पर ध्यान देना शुरू किया था, और मुझे लगा कि शायद मुझे कम से कम पूछना तो चाहिए। ये पत्र संगठन के क्षेत्रीय प्रवेश कार्यालय द्वारा सीधे राजेश ये तक पहुंचाया गया। जब इसकी वास्तविक और गहरी ईमानदारी स्पष्ट हो गई और अपने नासिक कार्यालय में इसे पढ़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि यह पूरी उल्लेखनीय कहानी हमेशा से किस बात के इर्द गिर्द घूमती रही है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक वरिष्ठ केशवक को 1 सप्ताह के भीतर मीनाक्षी के परिवार से मिलने की व्यवस्था की। संगठन के अब के काफी बड़े वैश्विक कार्यों की तुलना में यह एक छोटा, मामूली हस्तक्षेप था, लेकिन इसे ठीक उसी सावधान, धैर्यवान पद्धति के साथ संभाला गया जो मीरा ने लगभग 3 शताब्दियों पहले विष्णु पाटिल की संकट में पड़ी फैक्ट्री के लिए अपनाई थी। यह मामला 2 महीने के भीतर सफलतापूर्वक हल हो गया। शिकारी ऋण की शर्तों पर निष्पक्ष रूप से पुनर्गठन किया गया। मीनाक्षी के परिवार के छोटे दर्जी व्यवसाय की रक्षा उस बुनियादी शोषण पैटर्न से की गई जिसके खिलाफ संगठन का पूरा वैश्विक नेटवर्क हर क्षेत्र और हर महाद्वीप में लड़ रहा था। मामला सुलझने के बाद राजेश ने इरा को व्यक्तिगत रूप से वापस लिखा, संपर्क करने के उनके साहस के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, और परिवार की आभारी अनुमति के साथ मीनाक्षी के अपने पिता का एक छोटा सा नोट संलग्न किया जिसमें उनकी सच्ची कृतज्ञता व्यक्त की गई थी। राजेश ने अपने सावधान, व्यक्तिगत उत्तर में उससे कहा, तुमने हमें लिखकर बिल्कुल सही किया। इरा, मैं चाहता हूं कि तुम एक बात को गहराई से समझो। मीरा रने द्वारा बनाया गया संगठन अब दर्जनों देशों में फैला हुआ है और ऐसी चुनौतियों का समाधान करता है जिनकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी, जलवायु विस्थापन से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई तक। लेकिन इसकी शुरुआत पूरी तरह से ठीक उसी चीज से हुई थी जो तुमने अभी अभी की है। एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के चुपचाप सहे जा रहे दर्द पर ध्यान दे रहा है, और यह मान लेने के बजाय कि यह बहुत छोटा है या आधिकारिक चिंता से बहुत दूर है, उस पर ध्यान देने और कदम उठाने का फैसला करता है। अपनी खुद की अनूठी शैली में इसकी शुरुआत होने के लगभग 3 सदियों बाद भी उसी आवश्यक परंपरा को जारी रखने के लिए धन्यवाद।
अध्याय 95 समाप्त। अगले अध्याय में हम देखेंगे इरा देशमुख का छोटा लेकिन सच्चा साहसी कदम अपने शांत तरीके से उसके अपने भावी रास्ते को आकार देने वाला एक फॉर्मेटिव पल बन जाता है, जो इस कहानी के अंतिम पूर्ण चक्र के लिए मंच तैयार करता है, क्योंकि संगठन की नेतृत्व परिषद एक ऐसे ऐतिहासिक पड़ाव की तैयारी करती है जो अंततः इस उल्लेखनीय सदियों पुरानी गाथा को पूरी तरह से विराम दे देगा। अध्याय 96। इरा का मार्ग। 8 साल बाद इरा देशमुख न्याय सहायता के जूनियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुई, क्योंकि उन्होंने बीच के अपने किशोरावस्था के वर्षों में जानबूझकर उस सावधान, धैर्यवान सतर्कता को विकसित किया था जो मीनाक्षी की ओर से उनके छोटे शुरुआती हस्तक्षेप में पहली बार दिखाई दी थी। अपनी औपचारिक कानूनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अधिक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पदों की ओर जाने के बजाय नासिक में ही रहने का फैसला किया, जिन्हें उनकी उल्लेखनीय प्रतिभा आसानी से हासिल कर सकती थी। नासिक कार्यालय में अपने औपचारिक प्लेसमेंट इंटरव्यू के दौरान अब काफी वृद्ध हो चुके लेकिन संगठन के काम में अभी भी सक्रिय रूप से जुड़े राजेश अय्यर से उन्होंने कहा, मैं वहीं के करीब काम करना चाहती हूं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। मैं समझती हूं कि संगठन का सबसे महत्वपूर्ण काम अब दर्जनों देशों में होता है, जो मूल कहानी की किसी भी चीज से काफी बड़ी चुनौतियों का समाधान करता है। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक उसी स्थान पर एक मजबूत, प्रत्यक्ष उपस्थिति बनाए रखने का आज भी वास्तविक महत्व है जहां मीरा राणे ने पहली बार शुरुआत की थी, भले ही वो विशिष्ट काम हमारे वैश्विक कार्यों की तुलना में कितना भी मामूली क्यों न लगे। राजेश ने उनके इस सावधानीपूर्वक और विचारपूर्ण स्पष्टीकरण को सुनते हुए उसमें उस ज्ञान की गूंज को पहचाना जिसने हर पिछली पीढ़ी में संगठन के नेतृत्व का मार्गदर्शन किया था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो, और यदि मैं ईमानदारी से कहूं तो पीढ़ियों द्वारा स्वतंत्र रूप से और बार बार इस एक ही आवश्यक सत्य को फिर से खोजते देखना शायद इस बात का सबसे स्पष्ट प्रमाण है कि मीरा राणे की मूल अंतर्दृष्टि पूरी तरह से और हमेशा के लिए सही थी। ये भव्य वैश्विक कार्य तभी सार्थक रहता है जब यह उस अंतरंग व्यक्तिगत पैमाने से गहराई से जुड़ा रहता है जहां से इसकी हमेशा वास्तव में शुरुआत होती है। ने अगले 4 दशकों तक एक ऐसा करियर बनाया जो संगठन के बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यों की तुलना में भले ही पैमाने पर मामूली था, लेकिन अपनी निरंतरता, देखभाल और उल्लेखनीय सफलता दर के लिए नासिक क्षेत्रीय कार्यालय में एक किंवदंती बन गया। उन्होंने अपने गृह जिले के परिवारों की रक्षा ठीक उसी धैर्यवान, संपूर्ण पद्धति से की जिसे मीरा ने पहली बार विकसित किया था। इसे 3 शताब्दियों के निरंतर संस्थागत सुधारों के साथ सावधानी से अनुकूलित किया गया था, लेकिन इसने कभी अपना आवश्यक मूल चरित्र नहीं खोया था। संगठन की आगामी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक साक्षात्कार के दौरान अपने प्रतिष्ठित करियर के कई दशक बीत जाने के बाद उन्होंने एक आने वाले पत्रकार से कहा, मैं इस काम को करते हुए हर एक दिन मीरा राणे के बारे में सोचती हूँ। उस असाधारण पुनर्जन्म या असंभव पूर्व ज्ञान या यहाँ तक कि उस अंतिम वैश्विक संस्थान के बारे में नहीं जिसे बनाने में उन्होंने मदद की थी। मैं एक 16 वर्षीय लड़की के बारे में सोचती हूँ जो अपने ही पिता के मुनीम के सामने बैठी है और उन बही खातों के बारे में सावधानीपूर्वक धैर्यवान सवाल पूछ रही है जिन्हें समझने का उसे अभी कोई औपचारिक कानूनी अधिकार नहीं था। उनकी कहानी का वही हिस्सा वास्तव में मेरे अपने दैनिक काम के लिए मायने रखता है। बाकी सब कुछ, वैश्विक पहुंच, जलवायु विस्थापन ढांचा, एल्गोरिथम, जवाबदेही पद्धति, वो सब कुछ ठीक उसी आवश्यक बीज से विकसित हुआ था। एक व्यक्ति जो सावधानीपूर्वक ध्यान देने का विकल्प चुनता है और एक बार वास्तविक नुकसान दिखाई देने पर अपनी नजरें फेरने से इनकार कर देता है। इरा अंततः अपने बाद के करियर में खुद नासिक क्षेत्रीय कार्यालय की प्रमुख बनी और उन्होंने उसी मुख्यालय तथा छोटे संग्रहालय की देखरेख की जिसने दशकों पहले उनके अपने शुरुआती पत्र को देखा था। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान एक छोटी सी व्यक्तिगत परंपरा बनाए रखी, संगठन को लिखे गए अपने पहले पत्र की वर्षगांठ पर अकेले आम के पेड़ के पास जाना, उसकी परिचित धैर्यवान शाखाओं के नीचे चुपचाप बैठना और एक पूरी उल्लेखनीय विरासत के विशेष पूर्ण जुड़ाव को महसूस करना जिसने 3 शताब्दियों में किसी तरह सीधे उनके जीवन को छुआ था और एक 14 वर्षीय लड़की के साधारण साहसी पत्र को वास्तविक सार्थक सेवा के पूरे जीवन में बदल दिया था। अध्याय 96 समाप्त। अगले अध्याय में हम देखेंगे जैसे जैसे न्याय सहायता की 300वीं वर्षगांठ आखिरकार नजदीक आती है, संगठन की नेतृत्व परिषद इरा देशमुख की काफी क्षेत्रीय बुद्धिमत्ता के साथ संस्थान के पूरे उल्लेखनीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्मरणोत्सव की तैयारी करती है। अध्याय 97 300 वर्ष त्रिशताब्दी सेंटिनरी समारोह, जो हर साझीदार संगठन के मुख्यालय में ठीक उसी कैलेंडर तिथि पर एक साथ आयोजित किया गया जब एक डरी हुई 16 वर्षीय लड़की अपने बचपन के बेडरूम में पानी के दाग लगी छत के नीचे जागी थी।
द्विशताब्दी के उल्लेखनीय पैमाने से भी कहीं अधिक बड़े और भौगोलिक रूप से विविध वैश्विक सभा को एकत्र कर चुका था। अब 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, जो सुरक्षा और न्याय का एक ऐसा पूरा नेटवर्क था जो एक परिवार के निजी संकट से धीरे धीरे और सोच समझकर बढ़कर नेतृत्व परिषद के अपने सावधानीपूर्वक अनुमान के अनुसार निरंतर और विकसित होते कार्य के 3 पूरे दशकों के दौरान कई 100 मिलियन करोड़ जीवन को छू चुका था। नासिक क्षेत्रीय कार्यालय की वरिष्ठ एमेरिटस सलाहकार इरा देशमुख मुख्य समारोह शुरू होने से ठीक पहले आखिरी बार आम के पेड़ के नीचे खड़ी हुई। उनके साथ वर्तमान नेतृत्व परिषद के सभी सदस्य भी मौजूद थे, जो पीढ़ियों से संगठन की सबसे पवित्र और आवश्यक परंपरा बन चुकी थी। औपचारिक कार्यवाही शुरू करने से ठीक पहले हमेशा होने वाले उस विशेष निजी पल में परिषद को शांत भाव से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं औपचारिक कार्यवाही शुरू होने से पहले कुछ साझा करना चाहती हूँ। मैंने इस संगठन के लिए 62 साल काम किया है और उन वर्षों में से हर एक साल में मैं कम से कम एक बार ठीक इसी स्थान पर लौटी हूँ, ये समझने की कोशिश करते हुए कि मीरा राणे की मूल पसंद को उसके पुनर्जन्म की असाधारण परिस्थितियों के अलावा वास्तव में क्या इतना उल्लेखनीय बनाता है। वह रुकी, पेड़ की जानी पहचानी धैर्यवान शाखाओं से ऊपर की ओर देखते हुए दोपहर की छितराई हुई रोशनी को उन पत्तियों पर धीरे धीरे बदलते हुए देखने लगी जिन्होंने पूरे 3 शतकों से संगठन के अंततः सब कुछ बन जाने के पूरे उल्लेखनीय सफर को देखा था। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि मैं अब इसे पूरी तरह समझ गई हूँ। ये कभी भी उस असंभव ज्ञान के बारे में नहीं था जो उनके पास था, या उस असाधारण साहस के बारे में भी नहीं था जिसकी वह ज्ञान अंततः उनसे मांग करता था। यह उससे कहीं अधिक सार्वभौमिक और कहीं अधिक दोहराए जाने योग्य चीज के बारे में था, जो उन दोनों उल्लेखनीय गुणों से परे था। यह इस बात के बारे में था कि वे दिन प्रतिदिन के मुश्किल दिनों, वर्ष दर वर्ष के कठिन वर्षों में, उस शुरुआती नाटकीय संकट के बीत जाने के बाद भी उस साहस को लगातार चुनती रहीं, जिसकी पहली बार मांग की गई थी। यही वो वास्तविक विरासत है जो हम सभी को मिली है, चाहे हम में से प्रत्येक उनके उस असाधारण शुरुआती दौर से कितनी भी पीढ़ियों दूर क्यों न हो। यह उनके विशिष्ट उपहार नहीं थे, ये केवल उनकी वह इच्छाशक्ति थी जिसके तहत उन्होंने लगातार और जानबूझकर उस बात पर कार्य करना चुना जिसे उन्होंने सत्य और सही पहचाना, भले ही वो चुनाव शुरुआत में कितना भी कठिन या अनिश्चित क्यों न प्रतीत हुआ हो। वर्तमान परिषद के 5 सदस्य सम्मानपूर्वक और आभारी मौन में उनके साथ खड़े रहे और इस शांत, महत्वपूर्ण क्षण में उस परंपरा के भार को अच्छी तरह समझ रहे थे जिसे उन्होंने प्रत्येक ने विरासत में पाया था, और अब वे इसे किसी भी ऐसे भविष्य की ओर आगे ले जा रहे थे जो अभी भी आगे बाकी था। इसके बाद होने वाला औपचारिक त्रिशताब्दी समारोह, जो हर उस महाद्वीप में जहां संगठन की जड़ें गहरी हो चुकी थीं, सैकड़ों मिलियन करोड़ लोगों के अनुमानित दर्शकों को एक साथ प्रसारित किया गया, एक एकल एकजुट पल के साथ समाप्त हुआ। सभी 70 साझीदार देशों में एकत्र प्रत्येक सभा ने एक साझा मौन मिनट रखा, जिसमें न केवल मीरा राणे के अपने असाधारण अनूठे जीवन को सम्मानित किया गया, बल्कि 3 शताब्दियों के दौरान हर उस व्यक्ति को याद किया गया जिसने अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और अपनी विशिष्ट कठिनाई के क्षण में उनकी आवश्यक प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। मैं चुप नहीं रहूंगा। मूल नासिक मुख्यालय से समारोह का समापन भाषण देते हुए राजेश अय्यर ने पूरी उल्लेखनीय सभा का ध्यान एक अंतिम बार उस मामूली, साधारण शुरुआत की ओर आकर्षित किया जिससे अंततः सब कुछ विकसित हुआ था। उन्होंने वैश्विक प्रसारण में अपनी बात रखते हुए कहा, जिसकी गूंज एक पूरी उल्लेखनीय इतिहास के पूर्ण रूप से सम्मानित होने के भारीपन के साथ गूंज रही थी। 300 साल पहले एक 16 वर्षीय लड़की ने अपने परिवार के मिल के अनुबंधों को देखा और एक अकेला, आवश्यक सवाल पूछा, इस व्यवस्था से वास्तव में किसे लाभ होता है और इसका छिपा हुआ बोझ कौन उठाता है? उस सवाल को, जो सच्चे साहस के साथ पूछा गया था और धैर्यवान, विचारशील देखभाल के साथ आगे बढ़ाया गया था, ने अब 70 देशों और निरंतर विकसित हो रहे कार्य के 3 पूरे शतकों में सैकड़ों मिलियन करोड़ लोगों के जीवन को छुआ है। मैं नहीं जानता कि अगले 300 वर्ष अपने साथ क्या चुनौतियां लाएंगे, या भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान के किन नए रूपों को पहचानने और उनका विरोध करने की आवश्यकता होगी। लेकिन मैं पूरी और अडिग निश्चितता के साथ जानता हूं कि जब तक कोई, कहीं भी, मीरा राणे के आवश्यक सवाल को पूछता रहेगा और उन्हें जो भी उत्तर मिले उस पर कार्य करने का साहस ढूंढता रहेगा, उनकी असाधारण, असंभव विरासत हमेशा के लिए स्थायी रूप से जीवित रहेगी। अध्याय 97 समाप्त। अगले अध्याय में हम देखेंगे त्रिशताब्दी के गंभीर, ऐतिहासिक परिणाम के बाद संगठन की नेतृत्व परिषद एक अंतिम, निजी चिंतन के लिए एकत्र होती है और एक साथ विचार करती है कि इस पूरी उल्लेखनीय गाथा का अंततः क्या अर्थ है और आने वाली सदियों में कौन सी वास्तविक बुद्धिमत्ता को आगे ले जाने की आवश्यकता है।
अध्याय 98। परिषद ने क्या आगे बढ़ाया। त्रिशताब्दी का भव्य सार्वजनिक समारोह समाप्त हो चुका था और वैश्विक प्रसारण दर्शक बिखर चुके थे, जिसके बाद केवल संगठन का अपना वरिष्ठ नेतृत्व सब कुछ चुपचाप महसूस करने के लिए अगली सुबह उसी छोटे नासिक संग्रहालय में निजी तौर पर एकत्र हुआ, जिसने 3 पूरी शताब्दियों के लगभग हर महत्वपूर्ण संस्थागत क्षण को देखा था। अमारा डियालो ने एक लंबी, आरामदायक खामोशी को तोड़ते हुए कहा, संग्रहालय की सावधानीपूर्वक संरक्षित कलाकृतियों, मीरा की मूल कार्टून बिल्ली वाली अभ्यास पुस्तिका, विष्णु पाटिल के आभारी पत्र और एक 16 वर्षीय लड़की की उस तस्वीर के बीच एक साथ बैठे हुए, मैं कुछ ऐसा पूछना चाहती हूँ जिस पर हम में से किसी ने भी पूरी तरह से विचार नहीं किया है। हम वास्तव में इस संगठन को अगले 300 वर्षों में क्या बनाना चाहते हैं? केवल अपने वर्तमान प्रक्षेपवक्र ट्रेजेक्टरी को जारी रखना नहीं, बल्कि ठीक उसी तरह जैसे मीरा ने एक बार अपना भविष्य चुना था, अपनी भविष्य की दिशा को वास्तविक और जानबूझकर चुनना। इस सवाल ने प्रत्येक परिषद सदस्य से सावधानीपूर्वक विचारशील चिंतन को प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने संगठन के सबसे गहरे संस्थापक उद्देश्य के अपने अपने बड़े क्षेत्रीय विशेषज्ञता और व्यक्तिगत समझ का उपयोग किया। कैमिला सांतोस ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें अपनी सीमाओं के बारे में वास्तविक रूप से विनम्र बने रहने की आवश्यकता है, भले ही हमारी पहुंच लगातार बढ़ रही हो। निरंतरता सिद्धांत परसिस्टेंस डॉक्ट्रिन ने हमें सिखाया है कि वैश्विक पूर्णता वास्तव में कभी संभव नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि इसका मतलब ये है कि हर पीढ़ी को ईमानदारी से यह पूछते रहना चाहिए कि क्या हमारी वर्तमान पद्धति और संरचना अभी भी उन लोगों की ईमानदारी से सेवा करती है जिनकी रक्षा के लिए हम मौजूद हैं, न कि केवल अपने संस्थागत अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। ली वेई ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें ठीक उसी चीज में निवेश करते रहने की आवश्यकता है जिसका प्रतिनिधित्व इरा देशमुख करती है। वो अंतरंग, व्यक्तिगत पैमाने का काम जिसने पहली बार इस संगठन के पूरे उद्देश्य को परिभाषित किया था। निरंतर विकास की आगे की शताब्दियों में ऐसा होना आसान होगा कि हम मुख्य रूप से भव्य नीति ढांचों और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय से जुड़ी संस्था बन जाएं, और धीरे धीरे उस वास्तविक, व्यक्तिगत मानवीय जुड़ाव की क्षमता खो दें जिसने हमारे शुरुआती काम को इतना शक्तिशाली रूप से प्रभावी बनाया था। राजेश अय्यर ने अपने सहकर्मियों के संचित ज्ञान पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ऐसे उत्तराधिकारियों को प्रशिक्षित करते रहना चाहिए जो वास्तव में ये समझे कि यह काम क्यों मायने रखता है, न कि केवल इसके तकनीकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए। मीरा राणे की सबसे गहरी अंतर्दृष्टि कभी भी वास्तव में अनुबंधों या एल्गोरिदम या जलवायु विस्थापन ढांचों के बारे में नहीं थी। यह उन व्यवस्थाओं के पीछे छिपे वास्तविक मानवीय कष्टों को पहचानने के बारे में थी जो ऊपर से पूरी तरह से उचित लगती है, और जानबूझकर तथा साहसपूर्वक इसके बारे में कुछ करने का विकल्प चुनने के बारे में थी। मुझे लगता है कि आने वाली कितनी भी पीढ़ियों और कितनी भी अकल्पनीय भविष्य की चुनौतियों के बीच उस आवश्यक पहचान को संरक्षित करना हमारे द्वारा विकसित की गई किसी भी विशिष्ट पद्धति या संस्थागत संरचना से कहीं अधिक मायने रखता है। संगठन के संपूर्ण इतिहास के साथ अपने परिवार की कई पीढ़ियों के विद्वानों वाले जुड़ाव से प्रेरणा लेते हुए प्रिया फर्नांडीज ने एक अंतिम, संश्लेषित विचार साझा किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है इस पूरे 300 साल के इतिहास का सबसे गहरा सबक ठीक वही है जिसे मीरा ने खुद अपने उल्लेखनीय जीवन के अंत के ठीक पास, इस कमरे के ठीक बाहर उसी पेड़ के नीचे बैठकर समझा था। वो असंभव वरदान वास्तव में कभी मुख्य बिंदु नहीं था, उसके बाद आने वाला चुनाव ही सब कुछ था। मुझे नहीं लगता कि हमें हर भविष्य की चुनौती को पहले से ही हल करने की आवश्यकता है, या हर नए रूप के शिकारी शोषण को पूरी तरह से पहले से भांपने की आवश्यकता है। हमें बस पीढ़ी दर पीढ़ी, हर नए युग की परिस्थितियों के अनुसार साहसपूर्वक अनुकूलित होते हुए ठीक उसी आवश्यक चुनाव को बार बार करते रहने की इच्छाशक्ति को संरक्षित रखने की आवश्यकता है। परिषद ने अपनी निजी चिंतन का समापन एक औपचारिक, सरल प्रतिबद्धता के साथ किया, मीरा के 3 शताब्दियों के मूल शब्दों को प्रतिध्वनित करते हुए एक नवीनीकृत, सामूहिक प्रतिज्ञा के साथ कि न्याय सहायता परिस्थितियों की मांग के अनुसार तब तक जारी रहेगी जब तक उसका 16 वर्षीय रूप अपने पिता के मिल के अनुबंधों की समीक्षा करते हुए अपने शुरुआती सवाल को पूछता रहा था, उन व्यवस्थाओं का छिपा हुआ बोझ कौन उठाता है जो ऊपर से पूरी तरह उचित दिखाई देती है? परिषद के प्रत्येक सदस्य ने बारी बारी से कहा, मैं चुप नहीं रहूंगा, और संगठन के पूरे उल्लेखनीय इतिहास में हर महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन को चिन्हित करने वाले उसी निजी अनुष्ठान को पूरा किया। वफादार, निरंतर विरासत के 300 वर्षों के बाद इन प्राचीन शब्दों ने बिल्कुल वही वजन और अर्थ बहाना किया जो उन्होंने पहली बार तब उठाया था जब एक डरी हुई, शोकाकुल 16 वर्षीय लड़की ने अपने ही बचपन के बेडरूम में अकेले उन्हें कहा था।
अध्याय 98 समाप्त। अगले अध्याय में हम देखेंगे त्रिशताब्दी के ऐतिहासिक आयोजनों के बाद जैसे ही नासिक पर शाम उतरती है, परिषद के सदस्य अपनी बड़ी वैश्विक जिम्मेदारियों की ओर बिखर जाते हैं और आम के पेड़ के नीचे आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अंतिम शांत पल छोड़ जाते हैं। एक ऐसा पल जो इस पूरी उल्लेखनीय गाथा को अंततः इसके प्राकृतिक और पूर्ण निष्कर्ष की ओर ले आता है। अध्याय 99 संध्या। नासिक परिषद के सदस्य दोपहर और शाम के दौरान धीरे धीरे विदा हुए, प्रत्येक अपनी बड़ी वैश्विक जिम्मेदारियों की ओर लौट गए। अमारा डियाकर की ओर, कैमिला साओ पाउलो की ओर, ली वेई शंघाई की ओर, प्रिया अपने चल रहे पुरालेख आर्काइवल कार्य को जारी रखने के लिए नासिक में ही रही, और राजेश हमेशा की तरह उस मुख्यालय के सबसे करीब रहे जिसने उनकी पूरी जिंदगी की समर्पित सेवा को सबसे पहले संजोया था। इरा देशमुख सबसे लंबे समय तक वहीं रुकी, शाम ढलते ढलते आम के पेड़ के नीचे अकेली बैठी रही और त्रिशताब्दी के भव्य ऐतिहासिक आयोजन शांत व्यक्तिगत यादों में बदलने लगे। वो अब 81 वर्ष की थी, उनका अपना उल्लेखनीय करियर लगभग समाप्त हो चुका था और वह केवल उस विशेष धैर्यवान छाया में बैठने से संतुष्ट थी जिसने उनके जीवन की पूरी शुरुआती यात्रा को देखा था, 14 वर्षीय लड़की के साहसी पत्र से लेकर सेवा के 6 दशकों तक और इस प्राचीन शाखाओं के नीचे इस अंतिम विचारशील संध्या तक। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, एक युवा लड़की बगीचे के गेट के पास आई, शायद 12 साल की, अपनी मां के साथ, और मां ने माफी मांगते हुए समझाया कि वे दोनों त्रिशताब्दी के बारे में पढ़कर आए थे और पुणे वापस लौटने से पहले व्यक्तिगत रूप से प्रसिद्ध पेड़ को देखना चाहती थी। युवा लड़की के सावधान उत्सुक चेहरे में अपने खुद के बहुत पुराने आश्चर्य को पहचानते हुए, जो पहली बार इसी सटीक स्थान पर बैठी थी और अनिश्चित थी कि क्या उसका अपना छोटा सा साहस वास्तव में किसी के लिए मायने रखता है, इरा ने गर्मजोशी से कहा, कृपया अंदर आ जाइए। लड़की धीरे धीरे पेड़ के पास आए, अपने छोटे हाथ को उसके पुराने छिलके पर वैसे ही टिकाया जैसे अनगिनत अन्य लोगों ने 3 पूरी शताब्दियों में किया था, और सच्ची उत्सुक जिज्ञासा के साथ इरा की ओर देखा। उसने पूछा, क्या आप उन्हें जानती थी? मेरा मतलब है मीरा राणे, क्या आप वास्तव में कभी उनसे मिली थी? इरा मुस्कुराई। ये किसी ऐसे व्यक्ति की विशेष रूप से गर्म पूर्ण मुस्कान थी जिसने अपने लंबे समर्पित करियर के दौरान अनगिनत आगंतुकों से इस सवाल का विभिन्न रूपों में उत्तर देने में पूरा जीवन बिताया था। उन्होंने नरमी से कहा, नहीं बेटा, वो मेरे पैदा होने से बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन मुझे लगता है एक ऐसे तरीके से जो व्यक्तिगत रूप से मिलने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जानती रही हूं। मैंने जो भी हासिल किया है, जो भी वास्तविक रूप से सार्थक मैंने बनाया है, वो सब एक ऐसी पसंद से जुड़ा है जो उन्होंने अकेली और डरी हुई अपने बचपन के बेडरूम में लगभग 300 साल पहले की थी। लड़की ने पूछा, कौन सी पसंद? इरा ने अपने जीवन भर के संचित ज्ञान का उपयोग करते हुए अपने शब्दों को उसी विचारशील सावधानी के साथ चुनते हुए सवाल पर विचार किया जो मीरा ने खुद अपने उल्लेखनीय असंभव जीवन में हर महत्वपूर्ण बातचीत में अपनाई थी। इरा ने सीधे शब्दों में कहा, उन्होंने चुप न रहने का फैसला किया। जब उन्होंने कुछ गलत देखा, कुछ ऐसा जिसने उन लोगों को चोट पहुंचाई जो आसानी से अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी बात रखने और कार्रवाई करने का फैसला किया। तब भी जब ये डरावना था, तब भी जब उन्हें ये पक्का नहीं था कि यह वास्तव में काम करेगा या नहीं। यही वास्तव में पूरा रहस्य है बेटा। कोई असंभव उपहार या असाधारण परिस्थिति नहीं, बस वो एक आवश्यक चुनाव जो एक बार किया गया और फिर अपनी पूरी उल्लेखनीय जिंदगी के लिए बार बार किया गया, यहां तक कि वह इतना बड़ा रूप ले बैठा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लड़की इस बात पर थोड़ी देर के लिए बैठी रही, पेड़ की फैली हुई धैर्यवान शाखाओं के बीच ऊपर की ओर देखती रही, जहां शाम की आखिरी रोशनी उन पत्तियों से छनकर आ रही थी जिन्होंने 300 वर्षों में मीरा राणे की असंभव पसंद द्वारा बनाई गई हर चीज के पूरे उल्लेखनीय सफर को देखा था। उसने अंततः एक बच्चे की सच्ची और बिना किसी पूर्वग्रह की गंभीरता के साथ कहा, मुझे लगता है कि मैं समझ गई हूं। ये वास्तव में उनके बारे में है ही नहीं, है ना? ये हर उस व्यक्ति के बारे में है जो वही करने का फैसला करता है जो उन्होंने किया था। एक 12 साल की इस साधारण बच्ची को एक पूरी संस्था द्वारा 3 शताब्दियों में सावधानीपूर्वक धैर्यपूर्वक सीखे गए सबसे गहरे ज्ञान को सच्ची और अध्ययनहीन स्पष्टता के साथ व्यक्त करते हुए सुनकर इरा की आंखों में अप्रत्याशित और पूर्ण रूप से आंसू आ गए। उन्होंने नरमी से कहा, हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही है। वास्तव में यही सब कुछ है। बाकी सब कुछ, वैश्विक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ढांचे, निरंतर काम के 300 वर्ष, सब कुछ ठीक उसी एक साधारण अंतहीन रूप से दोहराए जाने वाले चुनाव से विकसित हुआ है।
और ये तुम्हारे लिए भी उपलब्ध है जब भी तुम्हें इसकी आवश्यकता हो, किसी भी कठिनाई के लिए जिसका सामना तुम्हें कभी भविष्य में करना पड़े। लड़की और उसकी माँ थोड़ी देर और वहीं रुकी, जब तक कि शाम पूरी तरह से अंधेरे में नहीं बदल गई, और फिर गर्मजोशी से आभार जताते हुए विदा हो गई, जिससे इरा प्राचीन पेड़ की जानी पहचानी धैर्यवान छाया के नीचे एक बार फिर अकेली रह गई। वो वहां थोड़ी देर और बैठी रही, जीवन भर की समर्पित सेवा की पूर्ण शांति को महसूस करती हुई, एक ऐसे बगीचे के ऊपर पहले तारों को निकलते हुए देखती रहीं जिसने 3 शताब्दियों में एक असंभव, असाधारण प्रतिज्ञा के पूर्ण और उल्लेखनीय चाप को देखा था, जिसे अनगिनत पीढ़ियों के अनगिनत हाथों द्वारा वफादारी से निभाया गया और आगे बढ़ाया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके मूल लेखक ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कभी उम्मीद की थी कि शायद यह एक दिन हो सकेगी। अगले अध्याय में हम देखेंगे इस असाधारण गाथा का अंतिम अध्याय एक आखिरी बार बिल्कुल शुरुआत की ओर लौटता है, पुनर्जन्म के पूरे चक्र को उसी पानी के दाग वाली छत, उसी आम के पेड़ और उसी आवश्यक सत्य के साथ बंद करता है जिसने पहली बार एक पूरे उल्लेखनीय इतिहास को गति दी थी। अध्याय 100 पानी के दाग वाली छत कहीं, शायद हर जगह, शायद किसी खास जगह पर नहीं, उस सीमा से परे किसी भी ऐसी जगह पर जो कभी असंभव रूप से एक मरती हुई महिला की चेतना को उसके अपने 16 वर्षीय शरीर में लौटने की अनुमति देती थी। मीरा राणे की कहानी ठीक वहीं से शुरू हुई जहां से उसे हमेशा अनिवार्य रूप से शुरू होने की आवश्यकता थी। एक लड़की जागती है, उसके ऊपर की छत पर एक दौड़ते हुए कुत्ते के आकार का पानी का दाग है। एक ट्यूबलाइट के प्लास्टिक कवर के अंदर एक मरा हुआ कीट फंसा हुआ है। नीचे कहीं सीढ़ियों से एक माँ की आवाज गूंजती है, जो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि दुनिया अभी अभी असंभव रूप से बदल गई है। वो इस पहली भटके हुए पल में यह नहीं जानती कि उसका ये चुनाव अंततः 3 शताब्दियों और 70 देशों में सैकड़ों मिलियन करोड़ लोगों के जीवन को छू लेगा। वह न्याय सहायता या नासिक सिद्धांतों या उस आम के पेड़ के बारे में नहीं जानती जो किसी दिन एक पूरे वैश्विक संस्थान के आध्यात्मिक केंद्र को सहारा देगा। वह अनन्या या इरा या उन अनगिनत उत्तराधिकारियों के बारे में नहीं जानती जो उसके अपने विशेष अध्याय के समाप्त होने के बहुत बाद तक उसकी आवश्यक प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाते रहेंगे। वो केवल ये जानती है, उसे कुछ ऐसा मिला है जो असंभव है, और वो अभी यह नहीं समझती कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। वो उठकर बैठती है, वो अपने हाथों को देखती है, छोटे, बिना लाइनों वाले, एक ऐसे जीवन के 22 वर्षों के निशानों से मुक्त जिसे पहले ही जिया और खोया जा चुका है। वो शीशे के पास जाती है और एक ऐसा चेहरा देखती है जिसे उसने 6 साल से नहीं पहना था, और एक ऐसी निश्चितता के साथ समझती है जो इसके बाद आने वाली हर चीज को परिभाषित करेगी कि उसे एक दूसरा मौका मिला है जिसे वह बर्बाद करने का इरादा नहीं रखती। इस बार वो सोचती है, मैं चुप नहीं रहूंगी। यह इस कहानी की सच्ची शुरुआत और इसका सच्चा अंत है, जो 300 वर्षों में एक एकल, पूर्ण, अटूट वृत्त में आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद आने वाला हर चुनाव, मिल के अनुबंध, अभियान, एक ऐसे संगठन की स्थापना जो अंततः पूरी दुनिया में फैल जाएगा। शादी, बेटी, खून की नहीं तो हमेशा आत्मा की पोतियां और परपोतियां, वे अनगिनत अजनबी जिनके जीवन को एक ऐसे पैटर्न से छुआ गया जिसे एक डरी हुई लड़की ने पहली बार पहचानना सीखा था। इनमें से हर एक चुनाव इसी सटीक पल, इसी सटीक छत, इसी सटीक प्रतिज्ञा से जुड़ा है। 3 शताब्दियों के सावधान, धैर्यवान अध्ययन के बाद भी यह रहस्य कभी हल नहीं हुआ कि यह कैसे हुआ। शायद ये कभी नहीं होगा। डॉक्टर अयर का शोध कार्यक्रम उनके अपने निधन के कई पीढ़ियों बाद भी इसी तरह के अनसुलझे मामलों के बढ़ते संग्रह का दस्तावेजीकरण कर रहा है, जिनमें से किसी को भी पूरी तरह से कभी नहीं समझा गया है, और वे सभी उसी सावधान, विनम्र अनिश्चितता के साथ रखे गए हैं जिसे मीरा ने इस दुनिया में अपने शुरुआती दिनों से ही अपनाया था। लेकिन वो सबक, वास्तविक, आवश्यक सबक, जो 3 शताब्दियों के संचित ज्ञान से निचोड़ा गया है, और जिसे एक आम के पेड़ के नीचे एक 12 साल की लड़की ने मीरा के अपने सबसे परिष्कृत संस्थागत उत्तराधिकारियों की तरह ही स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है, पूरी तरह से, स्थायी रूप से स्पष्ट बना हुआ है। असंभव वरदान कभी मुख्य बिंदु नहीं था, उसके बाद आने वाला चुनाव ही सब कुछ था। कहीं पानी के दाग वाली छत के नीचे एक लड़की जागती है और केवल ये समझती है कि कुछ असंभव हुआ है, और वो अभी यह नहीं जानती कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। वो अपने बाकी जीवन को इस उत्तर की खोज में बिताएगी, एक समय में एक मुश्किल, साहसी चुनाव करते हुए। वो एक ऐसा परिवार बनाएगी जो एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुनता है। वो एक ऐसा संस्थान बनाएगी जो उसे सदियों पीछे छोड़ देगा। वो ऐसे अनगिनत लोगों के जीवन को छुएगी जिन्हें वो कभी पूरी तरह से गिन नहीं सकती, ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें वो कभी पूरी तरह से कल्पना नहीं कर सकती,
एक ऐसे भविष्य में जिसे वह अकेली, अपने द्वारा जाने गए हर व्यक्ति के बीच, यह विश्वास करने का कारण रखती है कि वो उसकी यादों से अलग हो सकता है। और 300 साल बाद नासिक के एक छोटे से बगीचे में, उम्र के साथ पुराने और धैर्यवान हो चुके एक पेड़ के नीचे, एक बूढ़ी औरत एक बच्चे को बताएगी कि उस असंभव सुबह का अंततः क्या अर्थ था। ये वास्तव में उसके बारे में है ही नहीं, ये हर उस व्यक्ति के बारे में है जो वही करने का फैसला करता है जो उसने किया था। प्रतिज्ञा हमेशा करने लायक होती है, लड़ाई हमेशा चुनने लायक होती है, चाहे जितने भी जीवन लग जाएं। पूर्ण अंत। तो दोस्तों, अगर ये दास्तान आपको पसंद आए हो तो आरके स्टोरी ऑफ ड्रीम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन यानी बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हमारी अगली नई कहानी बस आने ही वाली है, तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ, सिर्फ आरके स्टोरी ऑफ ड्रीम पर।